नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलट रहे हैं उन मुलाकातों पर गौर करने के लिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा कह सकते हैं तय करने की कोशिश की। हम बात कर रहे हैं लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों की। हमारी ये जो चर्चा है ये गोलमेज सम्मेलन एक विहंगम दृष्टि नाम के दस्तावेज पर आधारित है। उसमें जो जानकारी है हम उसी पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है जून 1930 से। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई लेकिन भारत में उसे बिल्कुल खारिज कर दिया गया। हाँ, और उसकी वजह भी साफ थी, मतलब उसमें कोई भारतीय था ही नहीं। बिल्कुल। तो भारतीय नेताओं को ये बात बहुत चुभी कि भाई हमारा भविष्य और तय करेंगे अंग्रेज बिना हमसे पूछे। सही बात है। तो इसी माहौल में जब देश में थोड़ी निराशा थी, विरोध था और कांग्रेस के बड़े नेता तो जेल में थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि चलो बातचीत का एक नया रास्ता खोलते हैं। तो आज हम इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों की गहराई में उतरेंगे। ये क्यों हुए, कौन आया, कौन नहीं आया, क्या थे मुख्य झगड़े और नतीजा क्या निकला। खास तौर पर कांग्रेस की भूमिका वो कैसे बदलती रही, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लंदन में हुई वो बैठकें जहां भारत के भविष्य का कह लीजिए नक्शा बनाने की कोशिश हुई। स्रोत बताते हैं कि माहौल शुरू से ही मतलब काफी तनाव वाला था। एक तरफ ब्रिटिश सरकार, दूसरी तरफ भारतीय प्रतिनिधि, अपनी अपनी मांगें थीं। तो जैसा हमने कहा, साइमन कमीशन रिपोर्ट का विरोध हुआ, देश में असहयोग का माहौल था और फिर नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया, सेंट जेम्स पैलेस में। उद्घाटन किया सम्राट जॉर्ज पंचम ने और अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड। दस्तावेज कहता है कि कुल 89 भारतीय प्रतिनिधि थे। ये तो काफी बड़ी संख्या है। बिल्कुल, 89 प्रतिनिधि सुनने में तो बहुत लगते हैं। इसमें रजवाड़े भी थे, अलग अलग धार्मिक और जातीय समूहों के नेता थे, उदारवादी थे, व्यापारी थे, सब थे। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो पहले सम्मेलन में थी ही नहीं। गायब। हाँ, क्योंकि नेता जेल में थे। बिल्कुल। गांधी जी, नेहरू जी, सब बड़े नेता जेल में थे सविनय अवज्ञा आंदोलन की वजह से। तो सवाल यही उठता है कि भाई कांग्रेस के बिना, जो उस वक्त देश की सबसे बड़ी आवाज थी, ये सम्मेलन कितना सार्थक हो सकता था? क्या ये 89 लोग पूरे भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे, या ये सिर्फ ब्रिटिश सरकार का एक तरीका था दुनिया को दिखाने का कि देखो हम तो बात कर रहे हैं? क्या ये सच्ची बातचीत थी भी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बिना मुख्य पार्टी की कैसी बातचीत। खैर, जो लोग शामिल हुए उनकी लिस्ट भी ऐसी नहीं कि नजरअंदाज कर दें। स्रोत बताते हैं कि उदारवादियों में तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, बड़े नाम। हाँ बिल्कुल। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, ये सब थे। और दलितों की आवाज उठाने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर वो भी थे। इनके अलावा भी कई नाम हैं स्रोत में। होमी मोदी, MR जयकर, BS मुंजे, सिखों से सरदार सुंदर सिंह मजीठिया, KT पॉल ईसाइयों की तरफ से थे। हाँ, ये विविधता जरूरी थी ये दिखाने के लिए कि भाई भारत में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, और भी बहुत सारे हित हैं, समुदाय हैं जिनकी अपनी चिंताएं हैं, रियासतें भी थीं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस विविधता ने ब्रिटिश सरकार को वो फूट डालो और राज करो वाली नीति के लिए एक मौका भी दे दिया होगा? हाँ, ये तो हो सकता है। जब इतनी अलग अलग मांगें एक ही जगह पर रखी जा रही हों तो एक आवाज बनना मुश्किल हो जाता है, और कांग्रेस थी नहीं तो ये बिखराव और साफ दिखा। तो पहला सम्मेलन जनवरी 1931 में खत्म हो गया। कोई खास नतीजा तो नहीं निकला, पर हाँ ये बात हुई कि भारत में एक जिम्मेदार सरकार बननी चाहिए और भारत को एक संघ जैसा बनना चाहिए। तो पहला राउंड बिना कांग्रेस, बिना ठोस नतीजे के खत्म। फिर पर्दे के पीछे कुछ बातचीत हुई होगी। हाँ, गांधी इरविन समझौता हुआ मार्च 1931 में। अच्छा, हाँ। उसी समझौते के तहत कांग्रेस ने अपना आंदोलन वापस लिया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आने को तैयार हो गई। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। दूसरा सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक। इस बार सबकी नजरें एक ही आदमी पर थीं, महात्मा गांधी, कांग्रेस के अकेले आधिकारिक प्रतिनिधि। स्रोत ये भी बताते हैं कि गांधी जी SS राजपूताना जहाज से गए थे। उनके साथ मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, घनश्याम दास बिड़ला भी थे, पर प्रतिनिधि वो अकेले ही थे। एनी बेसेंट भी थी। हाँ, और गांधी जी ठहरे कहाँ? किंग्सले हॉल में, लंदन की ईस्ट एंड में, जो गरीबों का इलाका था। ये भी एक संदेश था कि मैं आम आदमी की तरफ से आया हूँ। बिल्कुल। सोचिए उम्मीदें कितनी रही होंगी। ये वाकई एक बहुत बड़ी घटना थी, पूरी दुनिया देख रही थी। पहली बार हो रहा था
कि ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। लेकिन ये उम्मीदें ज्यादा इटी नहीं। स्रोत साफ बताते हैं कि ये सम्मेलन भी फेल हो गया। अरे क्यों? सबसे बड़ी वजह थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा, खासकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन का सवाल। यहाँ पर दो बड़े नेताओं के बीच सीधी टक्कर हुई। एक तरफ डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जो दलितों के लिए उस समय उन्हें डिप्रेस क्लासेस कहते थे, उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पर अड़े थे। पृथक निर्वाचन मंडल मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुने। डॉक्टर आम्बेडकर का तर्क था कि भाई सदियों से जो शोषण हुआ है उसके बाद दलितों के राजनीतिक हित तभी सुरक्षित रहेंगे जब उन्हें ये अधिकार मिले, वरना वो सवर्ण हिंदुओं के बहुमत में अपनी बात कैसे रख पाएंगे। समझा। और दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। वो इस मांग के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बट जाएगा। अच्छा। उन्हें डर था कि अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को और ताकत देगा और अस्पृश्यता मिटाने की जो उनकी कोशिशें थीं वो कमजोर पड़ जाएंगी। गांधी जी का कहना था कि दलित हिंदू समाज का हिस्सा हैं, उनकी समस्या का हल समाज के अंदर से होना चाहिए, उन्हें अलग करके नहीं। तो ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि दो अलग सोच का टकराव था। और ये टकराव इतना बढ़ गया कि कोई बीच का रास्ता ही नहीं निकला। अंबेडकर अपनी मांग पर, गांधी जी अपने विरोध पर। बिल्कुल। नतीजा, सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को बिना किसी समझौते के खत्म। सांप्रदायिक मुद्दे पर बात अटकी तो संवैधानिक प्रगति पर भी बात आगे बढ़ी नहीं। गांधी जी वापस आए खाली हाथ। स्रोत में उनका वो मशहूर कथन भी है जो उन्होंने भारत आकर कहा है। हाँ, बताइए। उन्होंने कहा, ये सत्य है कि मैं खाली हाथ लौटा, पर मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे मैंने कभी झुकने नहीं दिया और मैंने कभी उसके सम्मान से समझौता नहीं किया। अब इसका क्या मतलब निकालें? क्या उनके लिए सिद्धांत ज्यादा जरूरी थे, मतलब हिंदू समाज की एकता, या ये कि वो अंग्रेजों की चाल में नहीं फंसे? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। गांधी जी के लिए शायद हिंदू समाज की एकता सर्वोपरि थी। उन्हें लगा होगा कि पृथक निर्वाचन उस एकता को तोड़ देगा, और शायद उन्हें यह भी लगा होगा कि ये ब्रिटिश सरकार की ही कोई चाल है। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि भारत लौटकर निराशा फैली और शायद आंदोलन फिर शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। गांधी जी लौटे और यहाँ राजनीतिक माहौल फिर गर्म हो गया। गांधी-इरविन समझौता तो टूट ही गया था। ब्रिटिश सरकार ने सख्ती शुरू कर दी। कांग्रेस ने जनवरी 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और गांधी जी समेत सब बड़े नेता फिर जेल में। तो दूसरे सम्मेलन की नाकामी ने ये साफ कर दिया कि भाई, एक तो भारतीय नेताओं में एकता नहीं है और दूसरा ब्रिटिश सरकार भी आसानी से कुछ देने वाली नहीं है। और इसी बीच अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड में वो कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कर दी। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें दलितों समेत कई अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था। तो जो आम्बेडकर मांग रहे थे वो मिल गया? हाँ, एक तरह से। लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। अरे बाप रे। फिर बड़ी मुश्किल से डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के समर्थकों के बीच पूना पैक्ट हुआ सितंबर 1932 में। उसमें दलितों ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी, बदले में उन्हें विधानमंडलों में आरक्षित सीटें मिली। तो ये सब दूसरे सम्मेलन का ही सीधा नतीजा था। इस सारी गहमा गहमी के ठीक बाद तीसरा और आखिरी गोल में सम्मेलन हुआ 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। पर इस बार माहौल बिल्कुल ठंडा था। दूसरे सम्मेलन की नाकामी, फिर ये पूना पैक्ट, लोगों का उत्साह कम हो गया था। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस ने फिर से बहिष्कार कर दिया। नेता जेल में और पार्टी का भरोसा उठ चुका था सरकार से। हाँ, तीसरा सम्मेलन बहुत ही छोटे लेवल पर हुआ। सिर्फ 46 प्रतिनिधि आए। कांग्रेस नहीं, लेबर पार्टी नहीं, रजवाड़े भी कम। ज्यादातर वही लोग थे जो पहले भी सरकार के करीबी माने जाते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जो स्रोत में भी बताई गई है। क्या? पहले में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। ये बात डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक सोच और उनकी लगन को दिखाती है। कांग्रेस की रणनीति बदलती रही, कभी बहिष्कार, कभी सिर्फ गांधी जी, फिर बहिष्कार, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर लगातार तीनों बार वहां मौजूद रहे। ये दिखाता है कि उनका मानना था कि भाई, मुख्य आंदोलन चाहे जो करे, दलितों के हक की लड़ाई तो वहीं लड़ी जाएगी जहां फैसले होते हैं, संवैधानिक तरीकों से, लगातार अपनी बात रखकर। ये सिर्फ वहां जाना नहीं था, ये एक अलग किस्म की राजनीति थी कि सत्ता के पास रहो, अपनी जगह बनाओ और वहीं से बदलाव लाओ।
तो क्या डॉक्टर अंबेडकर की ये रणनीति, मतलब ये जो टेबल पर बैठो वाली बात थी, कुछ हद तक कामयाब रही? सम्मेलन भले ही फेल हुए हों, पर क्या उनकी इस लगातार मौजूदगी से दलितों के मुद्दे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, पृथक निर्वाचन की मांग तो उनकी पूरी नहीं हुई पूना पैक्ट की वजह से, लेकिन उनकी लगातार मौजूदगी और उनके तर्कों ने ये पक्का कर दिया कि दलितों के अधिकारों को, उनके साथ जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने दलितों को एक अलग राजनीतिक पहचान दिलवाई, जिनकी मांगों पर ध्यान देना जरूरी हो गया था। तीसरे सम्मेलन के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने 1933 में एक श्वेत पत्र निकाला और उसी के आधार पर 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। अच्छा। और उस एक्ट में दलितों के लिए सीटों का आरक्षण था, जो पूना पैक्ट का नतीजा था, पर कहीं न कहीं डॉक्टर अंबेडकर के लगातार प्रयासों का भी फल था। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला बिना कांग्रेस के, दूसरा गांधी जी के साथ पर सांप्रदायिक मुद्दे पर अटक गया, और तीसरा फिर कांग्रेस के बिना छोटे पैमाने पर। और एक बात जो सब में कॉमन रही, वो थी भारतीय प्रतिनिधियों के बीच गहरे मतभेद, खासकर प्रतिनिधित्व को लेकर। और एक खास बात ये निकली कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तीनों सम्मेलनों में लगातार मौजूद रहे। ये उनकी अपनी रणनीति और प्रतिबद्धता दिखाता है। हाँ, जब हम इन सम्मेलनों और इनकी नाकामी के बारे में सोचते हैं, तो उस दौर की मुश्किलें समझ आती हैं। एक तरफ आज़ादी की जबरदस्त इच्छा थी, दूसरी तरफ भारत के अंदर ही इतने सारे अलग अलग समुदाय, वर्ग, रियासतें, सबके अपने हित, अपनी चिंताएं। इन सबको एक साथ लाना, एक आम भारतीय राय बनाना और फिर उसे अंग्रेजों के सामने रखना, जिनकी अपनी अलग चालें थीं, ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर का जो टकराव था, वो सिर्फ 2 लोगों का नहीं था, वो राष्ट्र बनाने के 2 अलग विचारों का टकराव था। एक राष्ट्र कैसे बनता है? क्या एकता का मतलब है कि सबकी अलग पहचान को एक बड़ी पहचान में मिला दो, जैसा शायद गांधी जी सोच रहे थे? या एकता का मतलब है कि अलग अलग पहचानों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए एक साझा ढांचा बनाओ, जैसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे? इन सम्मेलनों से ये पता चलता है कि सहमति बनाना कितना मुश्किल होता है, खासकर जब ताकत का संतुलन बराबर न हो। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें आज के लिए भी सोचने को कहता है। ये सवाल तो आज भी उतना ही जरूरी है कि इतने विविध समाज में, जहां अलग अलग जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं, कभी-कभी विरोधी हित भी है, सबको एक राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए कैसे साथ लाया जाए, खासकर जब बाहरी ताकतें भी खेल में हों। इन सम्मेलनों की कहानी हमें याद दिलाती है कि बातचीत, एक दूसरे का सम्मान और जो कमजोर हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी आवाज को सुनना एक मजबूत और इंसाफ वाले देश के लिए कितना जरूरी है। ये एक सवाल है जिस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। क्या उस वक्त कोई और रास्ता था जो ज्यादा कामयाब होता, और आज हम उन अनुभवों से क्या सीख सकते हैं?